बीपीएससी पीटी के ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने जा रहे हैं जो आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हमें इसमें ध्यान यह भी रखना है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा हो। तो यह पूछा जा सकता है यह स्टेटमेंट किनका है, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? तो उसका आंसर होगा 4 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व, अब इसमें हम देखना है कि कहाँ से बिहार में कौन कौन नेतृत्व किए थे। तो दरभंगा से जो नेतृत्व किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो सत्यनारायण सिन्हा और चतुरानंद दास। पूछा जा सकता है कि दरभंगा निम्नलिखित में से किन्होंने दरभंगा से नेतृत्व किया था? तो सत्यनारायण सिन्हा और चतुरानंद दास थे। मुंगेर से किन्होंने नेतृत्व किया था? तो शाह मोहम्मद जुबैर और नंद कुमार सिंह। और एक और हम याद रखेंगे कि मुजफ्फरपुर से जो थे वो रामदयालु सिंह, कनकधारी प्रसाद ठाकुर और रामनंदन सिंह। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रामदयालु सिंह, कनकधारी प्रसाद ठाकुर, रामनंदन सिंह ये कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये मुजफ्फरपुर से। किसकी अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया था? तो बिहार कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वीकार किया? तो उसका आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह। अब है कि बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे और द्वितीय जो सत्याग्रही थे वो अनुग्रह नारायण सिंह थे। किसने रेड किसान सभा का गठन किया? रेड किसान सभा का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण होगा इसका आंसर। कांग्रेस को कब अवैध संस्था घोषित कर दिया गया? हम जानते हैं कि कांग्रेस को जो है वो अवैध संस्था घोषित किया गया था, लेकिन हमें डेट याद रखना है। इसका आंसर होगा 30 जून 1930 को जो है कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित किया गया था। गांधी जी कब चंपारण पहुंचे? तो हम जानते हैं कि 1917 में तो वो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं, लेकिन वो चंपारण पहुंचे कब? तो उसका भी डेट याद रखना है कि 15 अप्रैल 1917 को। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु को कब हुई? तो 20 मई 1929 को। जन्म इनका सतबरिया में हुआ था, सतबरिया में। नेक्स्ट है कि पीर अली ने किस अंग्रेज अधिकारी की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी? इसका आंसर होगा लायल। किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। हमें एक चीज़ और इसमें पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर जो है तपस्या की थी? तो वो चंद्रगिरी पर्वत हो जाएगा इसका आंसर। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। बिहार का प्रेमचंद किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अनूपलाल मंडल। प्रांतीय मुस्लिम लीग ने 4 फरवरी 1944 को उर्दू दिवस एवं 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। एक चीज़ और इसमें रखना है कि हमारे बिहार में जो है पाकिस्तान सम्मेलन हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो गया में हुआ था। वो 9 एवं 10 अप्रैल 1944 को पाकिस्तान सम्मेलन किया गया था। और गांधी जी जो हैं वो 6 मई 1944 को गांधी जी जेल से रिहा हुए। 15 जून को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी दिवस बिहार में कब मनाया गया? तो 15 जून को। फिर है बिहार में जो है पहली बार पटना आई थी एनी बेसेंट, तो वो पहली बार 18 अप्रैल 1918 को आई थी और दूसरी बार जो है 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। ये थे कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं ज्योग्राफी के कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी भी जलप्रपात कहा जाता है, तो पूछ सकता है कि किस नदी पे है? तो ये शरावती नदी। राज्य हमें ध्यान रखना कि कर्नाटक राज्य में है। फिर है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पे है, ये भी कर्नाटक राज्य में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है जो मध्य प्रदेश में है। बिहार जलप्रपात, नाम से तो बिहार है लेकिन यह टोंस नदी पे है जो राजस्थान में है। कुछ प्रमुख झील की बात कर लें कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है।
इस झील पे जो है तुलबुल परियोजना इसी पे स्थित है। ये तो थी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो हम जानते हैं चिल्का झील सबसे लोकप्रिय है उड़ीसा का। तो चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ी तटीय झील है, तो उसको याद रखना है हमें। सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील सांभर झील है, वो राजस्थान में है। तो हमने बात किया 4 झीलों पे। वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ है? तो वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। फिर है कि सबसे बड़ी तटीय झील, तो वो चिल्का झील है। और सबसे अधिक खारे पानी की झील वो वुलर झील सांभर झील है। तो सांभर झील सबसे खारे पानी की झील हो गई। अब है कि हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील जो है आंध्र प्रदेश में है। यह हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तो वो आंध्र प्रदेश होगा। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात कर ले तो वो चोलामू झील है, जो सिक्किम में है। ये थे कुछ। अब भारत की मिट्टी बात कर लें कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें जो बहुलता होती है वो पोटास की बहुलता होती है। और कमी इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस मतलब जीवाश्म की कमी होती है। इसमें जो फसल उगाए जाते हैं वो धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन एवं आलू उगाए जाते हैं। दूसरी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है ना, निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। इसका काला रंग का कारण क्या है? कि टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण यह काला रंग होता है। इसमें जो है आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में आयरन, चूना एवं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है? तो वो काली मिट्टी में होती है। लाल मिट्टी जो है वो सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। अधिकांश मिट्टी में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। तो इसमें जो बहुलता होती है ना, वो लेह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग होती है। तो अगर पूछा जा सके, इसमें एक और बात है कि यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। तो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी कौन है? तो वो लाल मिट्टी होती है। तो इसमें अम्लीय होने के कारण इसमें चूना का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है। फिर है लेटेराइट मिट्टी। तो इसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि चाय की खेती के लिए या फिर काजू की खेती के लिए या इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होगी वह लेटेराइट मिट्टी होगी। तो इसका आंसर होगा ये। तो ये 4 मिट्टी की बात थी। अब है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। फिर है एक टाइगर रिजर्व है कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और नेमेरी टाइगर रिजर्व जो है वो। अब हम पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को देख लें। तो इसमें है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में बात किया गया है। तो हमें याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो वो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उसको पद हटाने के लिए पद से जो है महाभियोग वो, और उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। फिर है ब्रिटेन से कि हमने संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन। ध्यान रखना इसमें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विधि का शासन कहाँ से है? तो वो ब्रिटेन हो जाएगा। फिर है संसदीय विशेषाधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद, ये ब्रिटेन से प्रेरित है। फिर एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आयरलैंड से। इसमें है कि नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से है? तो आयरलैंड से। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। अभी हमें ये इसलिए अभी चर्चा में ये हो सकता है कि 25 जुलाई को इस साल 2022 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है।
तो ये हो सकता है कि आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, यह भी आयरलैंड से है। फिर है ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या है कि प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से है। फिर केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से है। तथा शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से है। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। फिर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये है। जर्मनी में हमें जर्मनी से ध्यान रखना है कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ ये है। कनाडा से जो है वो संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियों जो होगी वो केंद्र को दी गई हैं। तो ये कहाँ से है प्रेरित, ये कनाडा से है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो विषयक प्रक्रिया है यह भी कनाडा से ही है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, यह भी कनाडा से है। तो जो राज्य को बीच शक्तियाँ जो है वो कनाडा से भी है और ऑस्ट्रेलिया से भी है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है वो भी कनाडा से है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से जो क्या है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका से है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह भी दक्षिण अफ्रीका से है। रूस से सिर्फ हमें एक ही ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ये अलग अलग खंड है, हमें ये इसमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया ये ब्रिटेन से है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इससे। फिर राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं वो कहाँ से है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से है, आयरलैंड से है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला जो वो मनोनयन करते हैं वो आयरलैंड से है। और जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो दक्षिण अफ्रीका से। तो ये दोनों इंटरलिंकिंग हो गया कि राज्यसभा में 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्य मनोनयन होता है। तो निर्वाचन जो होगा वह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, लेकिन 12 जो मनोनयन जो राष्ट्रपति करते हैं वो आयरलैंड से हो जाएगा। फिर फ्रांस से तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो है वो फ्रांस से है, ये ध्यान तो ऐसे ही है। अब कुछ साइंस के प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। इसमें है कि तापमापन में जो हम 4 पैमाना का प्रयोग करते हैं उसमें संबंध हमें याद रखना है। यह है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। इस तरह से हमें इसमें संबंध करना है कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। तो ये इस तरह से हो सकता है कि हमें हो सकता है कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आ सकता है। तो ये इस तरह से याद रखने पे हो सकता है कि हम किसी भी तापमान को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और हमें याद है यहाँ पे देखना कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, ये ध्यान रखना। हमें जनरली क्या है कि चालक की चालकता तो घटती है ताप बढ़ाने पर, लेकिन अर्धचालक की बढ़ती है। अम्लों की प्रबलता का क्रम क्या है, तो सबसे जो अम्लों की प्रबलता वो HCl, फिर HNO3, फिर H2SO4, फिर CH3, COOH। अब है कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि चांदी व सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल। फिर है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। फिर फोटोग्राफी के लिए भी इसका प्रयोग होता है। बेकिंग पाउडर जो बनाते हैं उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब आयरन पायराइट्स को जानते हैं कि झूठ का सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, लेकिन इसमें ये सूत्र भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि इसमें सल्फर 2 अणु जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें याद रखना कि Fe2 इसका सूत्र होता है।
अब है कि कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। और कांच के निर्माण में जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है वो रेत, सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। हालांकि कांच का सूत्र कुछ होता नहीं है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि साधारण कांच जो होता है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट और इसका सिलिकेट का मिश्रण होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर है कि फूलों का रंग उड़ा देती है, इसमें क्लोरीन गैस, इसका याद रखना है कि किसके वजह से फूलों का रंग उड़ जाता है। अगर ये ऑप्शन में रहे तो उसमें क्लोरीन गैस हम टिक करेंगे। फिर है बायोलॉजी के कि विटामिन की कमी से होने वाले कुछ रोग हैं और उनके स्रोत क्या हैं, तो उसके नाम भी हमें ध्यान में रखने हैं कि विटामिन ए जो है इसका नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 का नाम थायमिन है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B11 का फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल अगर पूछा जाए कि फॉलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है तो B11 का याद रखना है। इसी तरह से बायोटिन पूछा जा सकता है, B7 है। इसी तरह से फिर है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है तो विटामिन C है। कैल्सीफेरॉल विटामिन D है। टोकोफेरॉल विटामिन E है। तो विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन K फिलोक्विनोन। अब इसमें कुछ रोग जैसे हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोफथैलेमिया रोग होता है, तो पूछा जा सकता है कि जीरोफथैलेमिया, रतौंधी तो चर्चा में ज़्यादा रहता है, ये तो शब्द समान रूप से, लेकिन ये अगर पूछा जाए कि जीरोफथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो वो विटामिन ए हो जाएगा। बेरी रोग वो विटामिन B1 की कमी से होता है। त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना विटामिन B2 की कमी से। बाल सफ़ेद होना या मंदबुद्धि होना विटामिन B5 की कमी से। एनीमिया या त्वचा रोग या विटामिन B6 की कमी से भी होता है और B11 की भी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो हमें यह ध्यान रखना, अगर पूछा जाए एनीमिया का रोग किससे होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, तो B6 की कमी से भी होता है और B11 की कमी से। फिर लकवा, शरीर में दर्द या बालों का गिरना, ये तो बायोटिन जो है B7 विटामिन की कमी से होता है। इसका सोर्स भी दिया है कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, दूध, अंडा, हरी साग सब्जी। B1 का सोर्स मूंगफली, यकृत, इस तरह से है। विटामिन B2 का सोर्स खमीर, कलेजी, मांस। विटामिन B5 का सोर्स मांस, दूध, गन्ना, टमाटर। B6 का यकृत, मांस, अनाज। B7 का यकृत, मांस, दूध। विटामिन B11 का दाल, यकृत से। इस तरह से है कि अगर पूछा जाए कि बच्चों में रिकेट्स जो नामक रोग या फिर वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स जो होता है वो विटामिन D की कमी से, और वही उसी की कमी से जो है वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। एक है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो विटामिन C हो जाएगा। और जनन शक्ति का कम होना वो विटामिन E हो जाएगा। और रक्त का थक्का ना बनना ये जो होता है वो विटामिन K की कमी से होता है। इसका सोर्स में हमें यह भी ध्यान है कि टमाटर याद में रखना है। तो इस तरह से आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे